दिल्ली के जंतर मंतर में एक लंबे समय से भारत के रिटायर्ड फौजी बैठे हुए हैं। 2 दिन पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इन फौजियों को बैठे हुए 58 दिन हो गए हैं, लेकिन आज 61 दिन पूरे हो चुके हैं। बावजूद इसके यहाँ से कुछ ही दूर में संसद भवन है, लेकिन उनके नेताओं, संसद में जो नेता बैठते हैं या फिर प्रधानमंत्री, सबके कान बंद हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी इन फौजियों की फरियाद नहीं सुन रहा है। और यही कारण है कि 61 दिन से ये फौजी बैठे हुए हैं। पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि आपकी रक्षा करने वाले आप फौजी क्यों मजबूर है सड़कों पर बैठने में। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कैप्टन जय सिंह फौजदार। हाँ। मैं बयाना हाँ। भरतपुर लोहागढ़ से राजस्थान से पधारा हूँ। हाँ। और ये जो धरना चल रहा है यहाँ पे, हाँ। इसमें हमारे जो भरतपुर का आज नंबर था, हाँ। उसमें हमारे पूर्व सैनिक संघ हाँ। अध्यक्ष हाँ। माननीय बलराम कांवर जी के नेतृत्व में हम यहाँ पधारे हैं, अच्छा। क्योंकि आज हमारा नंबर था, तो उसके लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ। एक बात पूछूंगा मैं आपसे। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली में, होली में सैनिकों के साथ जाके मिठाइयाँ बांटते हैं, फोटो शूट करवाते हैं, लेकिन जब बगल में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये रहा प्रधानमंत्री आवास, बगल में उनको आपकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही। देखिए साहब, ये तो अपना अपना नियम है। हम्म। उन्होंने अपना नियम बना रखा है हम्म। कि होली दिवाली हम्म। या वैसे मौके पे जाओ, हम्म। मिठाइयाँ खिलाओ, हम्म। उनकी सहानुभूति लो हम्म। और बाद में नेग्लेक्ट कर दो। हम्म। बाद में नेग्लेक्ट कर दो। तो उन्होंने अभी, अगर उनको हमारे से इतनी ही सहानुभूति है हम्म। और हमारे को इतना ही चाहते हैं, हम्म। सैनिकों को या पूर्व सैनिकों को, हम्म। भाई आज हम पूर्व सैनिक हैं, पहले तो हम भी सैनिक ही थे। हम्म। हमने भी तो लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बिल्कुल। तो आज हम पूर्व सैनिक हुए हैं। हम्म। तो अगर उनको हमारे से इतनी सहानुभूति है, तो उनको उनका कोई अपना खुद नहीं आते तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना था, हम्म। और आकर के हमसे बात करता कि भाई आप लोग क्या क्यों बैठे। हम्म। तो हम बताते कि हमारे क्या, हमारी जो तो बैठने क्या की, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच में जाकर और इस तरह के फोटो शूट कराकर कहीं ना कहीं सेना के जरिए अपनी राजनीति को बढ़ावा देने की बात देखिए साहब, ट्रायल है उनके? देखिए साहब, हाँ। ये जो पॉलिटिक्स का मैटर है, हाँ। हाँ। इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, हाँ। हाँ। क्यों, वो उनका पॉलिटिशियन का काम है। हम्म। देर इज नो, मतलब हमारा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। हाँ। हमें तो हमारी जो विसंगतियां हैं, मैं एक बार आपसे फिर से संक्षिप्त में पूछना जी, चाहूंगा, क्या मांगे हैं आपकी, संक्षिप्त में बताइए। संक्षिप्त में हमारी, एक तो है मिलिट्री सर्विस पे, हाँ। जो अफसर को 15,500, ठीक है। एमएनएस को 10,500, हाँ। और हमारे को जवान को 5200 रुपए, हाँ। और जेसीओ को 6200 रुपए। हाँ। तो भैया इतना फर्क क्यों? हाँ। क्या हमारा जवान को ठंडी नहीं लगती? या बॉर्डर पे सबसे आगे, हाँ। भाई वहां की ऑर्गेनाइजेशन तो हम जानते हैं, हम आपको बता नहीं सकते, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम बता नहीं सकते आपको, हाँ। हाँ। लेकिन हम जानते हैं बॉर्डर पे आगे कौन रहता है, जवान। आमने सामने एलओसी पे कौन रहता है, जवान। कोई अफसर नहीं रहता, और उसका कमांड करता है कौन, जेसीओ। तो जिनको ज्यादा ठंड लगती है, जिनको ज्यादा गर्मी लगती है, उनको तो एमएसपी सबसे कम। और जो एमएनएस मिलिट्री हॉस्पिटल में एसी में बैठी है, और जो एक इंजेक्शन नहीं लगाती, कोई ट्रीटमेंट नहीं करती, कोई पट्टी नहीं बांधती, सिर्फ कागज कार्रवाई करती है, उनकी 10,500। पहली। दूसरा, हमारा जब बेसिक पे से इन्होंने फिटमेंट फैक्टर रखा, ऑफिसर्स ने अपना तो कर दिया 2.81 से, पुरानी बेसिक में 2.81 से अपना मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा किया 2.57 से। क्यों? ऑफिसर आगे रहता है क्या? वही आगे जाके लड़ता है, लड़ता सिपाही है, और कमांड उसमें जीसीओ करता है। ऑफिसर तो ऑर्डर देता है, सिर्फ ऑर्डर, एसी टेंट में बैठ के, एसी ऑफिस में बैठ के। ठीक है साहब। क्या आपको लगता है कि अब सेना में अफसरों और सिपाहियों, जो सैनिक हैं और जो अफसर हैं, इनके लिए कुछ अलग, अफसरों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं और सैनिकों का शोषण होता है? देखिए साहब, ये तो लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑफिसर्स, जेसीओ एंड अदर रैंक्स। ऑफिसर्स के लिए लॉट ऑफ फैसिलिटीज हैं, उनके रहने का स्टैंडर्ड बहुत स्टैंडर्ड का है, जो हमारे सिविल में आईपीएस और आईएसओ को नहीं मिलता, उनको उससे अच्छा तो फैसिलिटीज है, मैं सुविधा। और हमारा जवान एक पूरी बैरिंग में इकट्ठा रहता है, कॉमन, वो मतलब अपने जो डेली यूज का वो है काम, वो भी कॉमन है, और उनका सब सेपरेट सेपरेट है। तो पहला तो ये बहुत फर्क है। चलो ठीक है, उनको सैलरी ज्यादा मिलती है, वो पढ़ के गए, उन्होंने कमीशन लिया,
तो उनको सैलरी ज्यादा दीजिए, उनको फैसिलिटी दे रहे हो, ऑफिसर की तरह दे रहे हो, दीजिए, बट कुछ फैसिलिटियां उनको भी दो ना जो आगे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। सेवा भी करते हैं बेचारे, हम लोग सेवा भी करते मैं हैं। आऊंगा उस पे जी, आऊंगा, पहले मैं सबका परिचय ले लूं। सर क्या नाम होगा, कहाँ से आए हैं? मैं हवलदार भूरी सिंह बयाना भरतपुर से आया हूँ, अच्छा, राजस्थान से। राजस्थान से आप आए सर, हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? मैं आज ही आया सर। हाँ हाँ हाँ। तो ये आज 61वां दिन है, बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन हुआ था, किसान 1 डेढ़ साल तक बैठे रहे, बड़ा लंबा संघर्ष था, 750 किसान शहीद हो गए। तैयार हैं आप इस तरह के संघर्ष के लिए? सर, अगर हमारी मांगे सरकार ने नहीं सुनी हाँ तो हम 61 दिन क्या 61 महीना भी बैठने के लिए हम तैयार हैं, हाँ क्योंकि हमारी मांग सरकार को सुन लेना चाहिए। लेकिन हाँ। परिचय ले लेते, आपका क्या नाम होगा? हरज्ञान सिंह, बयाना भरतपुर से हूँ। राजस्थान से आप? मैं बलराम कामर, हाँ बयाना, हाँ अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ। हाँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जाऊंगा, थोड़ा कड़वा सवाल होगा, बुरा मत मानिएगा। सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने काफी वीडियो देखी, जंतर मंतर से यहाँ के आपके आंदोलन की भी मैंने वीडियो देखी। बटमैन सिस्टम क्या है, इसके बारे में जानना। बटमैन सिस्टम एक प्राइवेट सर्वेंट, हाँ प्राइवेट सर्वेंट की तरह इस्तेमाल हम्म, करते हैं, उसको कहते हैं बटमैन, हम्म, जबकि वो ऑथराइज नहीं है, हम्म, नियमानुसार ऑथराइज नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब प्राइवेट नौकर। नौकर, हाँ वो प्राइवेट नौकर, प्राइवेट नौकर की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको हाँ कहते हैं बटमैन। हाँ उसको नाम दे दिया बटमैन, हाँ और आजकल तो बटमैन भी हटा दिया, हाँ उसको जगह पे दे दिया बड्डी। हाँ मेरा बड्डी है, हाँ, और बड्डी काम क्या कर रहा है? हम्म, प्राइवेट नौकर की तरह हाँ। घर में। सैनिक, सेना का सैनिक जो बॉर्डर पे जाकर लड़ाई करता है, बॉर्डर पे जाकर हमारे देश की रक्षा कर रहा है, आप कह रहे हैं वो अफसरों के घरों पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं साहब, ये आज से नहीं, ये हाँ तो शायद हम लोग आर्मी में गए हैं हाँ उससे पहले से ही चला रहा है, उससे पहले से। हाँ लेकिन इसके ऊपर कई बार आवाज भी उठी है, हाँ। लेकिन आवाज उठाएंगे हम किसके पास जाएंगे? किस तरह के कामों पे लगा दिया जाता है? अब ये तो साहब देखो, जो काम करते हैं, हाँ। वो जो काम करते आप हैं, तो रहे ना फौज में, मैं आपको फौज में पता रहा है। हूँ, मैं फौज में रहा हूँ, हाँ, बट मैंने वो काम नहीं किया है ना, हाँ, हाँ। इसलिए मुझे नहीं पता है। अगर वो काम किया होता तो मुझे पता होता। वो सुनने काम, में ये तक आया है कि अफसरों के यहाँ कपड़े तक धो रहे हैं। हाँ मैं इस चीज के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस काम किया नहीं है तो मुझे नहीं पता है। अच्छा, एक अहम सवाल ये है कि जो फौजी सालों तक अफसरों के यहाँ काम कर रहा है, एक नौकर की तरह काम कर रहा है, वो तो मानसिक रूप से बहुत टूट जाता होगा ना। वो अगर बॉर्डर पे जाकर कैसे लड़ पाएगा? उसको तो पहले ही तोड़ दिया गया मानसिक रूप से। नहीं, उसको लड़ाई के लिए जाना नहीं पड़ता, वो वहीं पे ही, वो उनकी ही देखभाल में रहता है। हाँ, मांग है उनकी, आप उनको आप पहुंचाओ। हाँ, उनको मेन हमारा उद्देश्य तो आपको समझ ही रहे हो ना, मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हमारी मांगों को लेकर के आप आगे तक पहुंचाओ। इसके ऊपर अपन बाद में बैठ के नहीं, दोबारा बैठेंगे ना, धरना देंगे और उस टाइम पे करेंगे, इन मांगों को भी लाएंगे। अपनी मांगों को लेकर आपने सरकार में कहीं संपर्क करने की कोशिश करी? किसी मंत्री से आपने बात करी? अपनी मांग, अपनी ज्ञापन आपने पहुंचाया आगे तक? हाँ साहब, हमने ज्ञापन दिए हैं। पहले हमारी जो समिति गठित हुई, पहले तो ये चल रहा था जनरल सतवीर सिंह जी के अंदर, उन्होंने तो अपना झोला भर लिया और वो तो साइड में हो गए। अब उसके बाद में ये लोग जागरूक हुए, इन्होंने देखा कि यार हमें तो कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, दोबारा से यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया, अपनी कमेटी गठित की, और कमेटी ने यहाँ पे ये निर्णय लिया कि 3 अप्रैल को अपने अपने कलेक्टर साहब को जाकर के और ज्ञापन दें जिले में। तो उस टाइम हमने कलेक्टर साहब को दिया है ज्ञापन, और आगे हमारे लिए निर्देश मिले हैं कि 30 अप्रैल को हमारे माननीय सांसद महोदय अपने अपने क्षेत्र वाले को ऑल ओवर द इंडिया, नॉट एक जगह के लिए, ऑल ओवर द इंडिया, वो वहां पे हमने ज्ञापन सौंपना है सांसद जी को। अब सांसद जी को देने के बाद, जिससे कि वो हमारी इस बात को संसद में उठाएं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारी संघर्ष समिति जो आगे विचार विमर्श करेगी क्या करना है, इसको कितना भारत में कितने लोग होंगे? पूरे भारत में आप लोगों के साथ कितने लोग जुड़े हैं? हमारे साथ पूर्व सैनिक जितने भी हैं, अप्रोक्स 45-50 लाख के करीब। अच्छा, हाँ जी। एक सवाल ये है कि जब एक सेना का जवान शहीद होता है और एक अफसर शहीद होता है, सेना के जवान की
विधवा पत्नी को जो पेंशन मिलती है और अफसर की विधवा पत्नी को पेंशन मिलती है, कितना अंतर है? यही तो मैं आपको अगला पॉइंट बताने जा रहा था। मैंने पूछ लिया ना। हाँ जी, आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि हमारी जवान की एक वीरांगना को हाँ, खींच के मुश्किल से 7,500 से 8,000, 8,000 लास्ट में 15,000 रुपया, लास्ट जो 15,000 लास्ट। लास्ट, हाँ, और उनके लिए 60 से और 80,000 के बीच में। मतलब आप कह रहे हो कि सेना का जवान जो सरहद पे गोली खा रहा है, उसकी बीवी को सिर्फ 10 से 15,000 रुपए और अफसर की वाइफ को 60 से 70,000 रुपए, इतना बड़ा अंतर आप कह रहे हैं? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल इतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में इतना ही डिफरेंस है। और दूसरा डिसेबिलिटी, जैसे विकलांग हो जाना, हाथ पैर कट जाए या कोई डैमेज हो जाए, हमारे जवान को मिलता है 15,000 रुपया और उनको मिल रहा है 1,00,000 से ऊपर ऊपर, 1,00,000, 1,25,00,000, 1,50,000। तो क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो कि उनके पास में मतलब आपका कहना है कि कोई जवान अगर मतलब बॉर्डर पर लड़ाई पर अगर उसका कोई शरीर का अंग खराब हो जाता है तो उसे सिर्फ 15,000 रुपए दिए जाते हैं। डिसेबिलिटी के सिर्फ 15,000 डिसेबिलिटी के, और जो उसकी सर्विस पूरी हो गई है तो पेंशन तो उसको मिलेगी, बट डिसेबिलिटी के सिर्फ 15,000। और अफसर को पेंशन के अलावा 1,25,00,000, 1,50,000 रुपया। अब मेरी ये एक समझ में नहीं आता कि जवान का पैर हड्डी और मांस का बना हुआ है, खाल चढ़ी हुई है, उनका शायद आई थिंक सोने का या हीरे का बना हो सकता है, इसलिए उनको इतना पैसा दिया जाता है। तो जवान बॉर्डर पे सबसे आगे जवान ही खड़ा होता है। साहब सबसे आगे तो जवान, आप गए भी होंगे, आपने सुना भी होगा, सबसे आगे जवान ही रहता है। और जवान के साथ में उनका जो एनसीओ रैंक है। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बता दूं, इन्होंने इतना वो हमारे साथ अन्याय किया है कि ऑफिसर, जेसीओ, एनसीओ और ओआर होता था, उसमें इन्होंने क्या कर दिया, पीबीओआर, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, बाकी सबको हटा दिया। जेसीओ जूनियर कमीशन अफसर नहीं कहना पड़ा इनको, भाई जूनियर कमीशन अफसर बोलना पड़ेगा, इसलिए उसको हटा दिया। एनसीओ को नॉन कमीशन अफसर नहीं कहना पड़ा, इसलिए उसको हटा दिया। और इन्होंने जो जवान था उसको वही क्या कर दिया, सबको पीबीओआर, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक में ला दिया। तो अब देखिए, अब एक जवान है, आगे हवलदार भी जाएगा, जवान को जाएगी उसकी टुकड़ी, तो सबसे आगे लड़ने के लिए जवान नेतृत्व में हवलदार होगा और जेसी होगा, नॉन कमीशन अफसर होगा और जूनियर कमीशन अफसर होगा। एक